नमस्कार बच्चों, मैं रीना आरदा, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक बचेली। आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन बिजनेस स्टडी की क्लास में। बच्चों, हम 12वीं बिजनेस स्टडी का पहला अध्याय प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, प्रबंध की विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, कार्य स्तर और इसके महत्व को इस पूरे अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। इस पर पूर्व ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रबंध क्या है, व्यावसायिक प्रबंध क्या है, इसे बड़े ही सरल तरीके से समझाया है। पहले वीडियो को समझने के बाद ही आज का ये वीडियो देखें तो आपको आगे के बिंदुओं को समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं प्रबंध का क्या अर्थ है। इस वीडियो के पूर्व के वीडियो में मैंने बड़े ही सरल तरीके से एवं विस्तृत रूप से प्रबंध के अर्थ को समझाया है। तो देखते हैं, इसमें प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि कार्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से प्रबंध की बहुत सी परिभाषाएं दी हैं। हम यहाँ मुख्यतः 2 परिभाषा का अध्ययन करेंगे, जिसमें है पहला हेनरी फेयोल जी का। इनके अनुसार पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान अर्थात क्या करना है, किसी कार्य को करने के पूर्व ही अनुमान लगा लेना कि उस कार्य को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितने लोग लगेंगे, कितना पैसा लगेगा। इस हिसाब से ये योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना प्रबंध कहलाता है। दूसरा परिभाषा जो है मेरी पार्कर फोलिट के अनुसार, प्रबंध सुनियोजित ढंग से दूसरों से काम कराने की एक कला है, जिसका इस लाइन का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया है, जो बहुत ही इस अध्याय के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन, कि जो प्रबंध है सुनियोजित ढंग से दूसरों से काम कराने की कला है। प्रबंध किसी भी स्थान पर कोई भी कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे संपन्न करने के लिए एक नेता, एक नेतृत्व की, एक लीडर की आवश्यकता होती है। और वह नेता नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण का कार्य देखता है और कार्य को संपन्न कराता है। तो इस प्रकार सुनियोजित ढंग से दूसरों से कार्य कराने की कला को ही हम प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार प्रबंध का अर्थ और परिभाषा जो है कंप्लीट होता है। इसके आगे हम देखते हैं, प्रबंध को पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति या चीज़ों की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। आप में भी कुछ न कुछ गुण या विशेषता होगी ही, वैसे ही प्रबंध की भी कई विशेषताएं होती हैं। इसमें से मुख्यतः हम 6 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला इसमें बिंदु दिया हुआ है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो स्वतंत्र प्रकृति का ना होकर आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब प्रक्रिया कैसे है? प्रक्रिया से तात्पर्य इनके 5 बिंदु जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, कि प्रबंध नियोजन है, प्रबंध संगठन है, प्रबंध नियुक्तिकरण है, नियंत्रण है। इस प्रकार से ये प्रबंध की प्रक्रियाएं हैं। तो ये जो प्रक्रिया है एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र रूप से ये अकेला काम नहीं करता। ये सारे पॉइंट्स जो है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय, नियंत्रण, ये सारे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो अलग अलग ना होकर एक के बाद एक कई कार्य लगातार सतत रूप से चलते रहते हैं। जो जो कार्य प्रबंधकों के द्वारा अपने प्रबंधन के दौरान किए जाते हैं, वे सभी कार्य आपस में मिलकर प्रबंध प्रक्रिया का निर्माण करेंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जो लगातार, सतत प्रक्रिया है जो लगातार चल। तो आइए अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा, प्रबंध सार्वभौमिक है। अब यहाँ सार्वभौमिक शब्द का अर्थ है सभी जगह, हर स्थान में, हर काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह आपको प्रबंध मिलेगा ही। जैसे घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, छोटी सी कंपनी हो, छोटी संस्था हो, बड़ा संगठन हो, धार्मिक संस्था हो, छोटा सा ऑफिस हो, बैंक हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, हर जगह आपको प्रबंध देखने को मिल ही जाए। संगठन को देख लीजिए, या आप चाहें तो खुद अपने आप को भी देख सकते हैं कि व्यक्ति विशेष में भी एक प्रकार से प्रबंध की आवश्यकता होती है। हर स्तर, हर लेवल में प्रबंध विद्यमान है। इसलिए आप या हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, हर जगह आपको मिल जाएगी। तो आइए अब हम अगले तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो प्रबंध सामूहिक क्रिया है। तीसरा बिंदु है हमारा, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। समूह शब्द के बिना प्रबंध की बात करना मूर्खता होगी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, किसी भी कार्य को एक अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, सही तरीके से पूरा कर ही नहीं सकता है। कंपनी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों के समूह की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। देखिए, हमारा चौथा बिंदु है, प्रबंध मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध पूर्णतः मानवीय प्रक्रिया है, अर्थात मानव की प्रक्रिया है, मानव के लिए प्रक्रिया है।
यहाँ प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्यों के लिए ही होता है। यहाँ मशीनों को निर्देश नहीं दिया जाता, जबकि मशीनों को संचालित करने के लिए मानव को निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रबंध जो है मानवीय क्रिया है। अगले बिंदु में देखते हैं, 5वां हमारा बिंदु है प्रबंध सामाजिक क्रिया है। मानवीय क्रिया में मानव शामिल है और जहाँ मानव है वहीं से समाज बनता है। मानव ही समाज का अंग है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंध का संबंध मानव से ही होता है, इसलिए इसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। प्रबंध से मानव का विकास होता है और मानव से समाज का। आइए अगले बिंदु को समझते हैं। अगला 6वां बिंदु है प्रबंध का एक निश्चित उद्देश्य होता है। आप कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा हो बिना उद्देश्य के नहीं करते और उस कार्य करने के लिए आप व्यवस्था करते हैं, जिसे प्रबंध कहा गया है। आप जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं तो बिना किसी उद्देश्य के तो पढ़ाई नहीं करते हैं। कोई ना कोई लक्ष्य है आपका जिसके लिए आप इतनी व्यवस्था करते हैं, बुक्स, स्कूल, ट्यूशन आदि, ये प्रबंध है। इस प्रकार किसी भी प्रकार के प्रबंध का एक निश्चित उद्देश्य होता ही है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 2 बिंदु 7वां और 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसे एक विशेष रूप से एक अलग से एक वीडियो बनाकर इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। अब हम आगे प्रबंध के उद्देश्य को समझेंगे। इसमें मुख्यतः 6 बिंदु हैं। अभी आपने पिछले स्लाइड के 6वें बिंदु पर पढ़ा कि प्रबंध का एक निश्चित उद्देश्य होता है। चूँकि हम व्यवसाय का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रबंध के उद्देश्य को समझने के लिए हमें संगठन, कंपनी या संस्था का चित्र दिमाग में रखकर अगर इस पॉइंट को समझें तो समझने में सरलता होगी। किसी भी संगठन के उद्देश्यों को परिभाषित करना आवश्यक है, क्योंकि संगठन या व्यवसाय कोई भी हो उसके कुछ न कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होते ही हैं। बिना लक्ष्य उद्देश्य के कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करता। उद्देश्य या लक्ष्य को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव, गोल, टारगेट, पर्पस या मिशन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रभावी प्रबंध के निम्न उद्देश्य हैं, जिसमें पहला बिंदु है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। न्यूनतम मतलब कम से कम प्रयास में हमको अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लेते हैं हमें 1 माह में 100 सोफ़ा सेट बनाकर तैयार करना है। यह हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कम से कम मजदूर लगे, जिसको हमें कम से कम मजदूरी देनी पड़े। बनाने का खर्चा, सोफ़ा सेट तैयार करने का जो खर्चा है, लकड़ी का खर्चा है, पॉलिश का खर्चा है, वो कम से कम लगे। और समय, हमारा जो 1 माह का समय है उस समय के अंदर ही हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। अर्थात कम से कम प्रयास, कम से कम लागत, कम से कम समय में हमें अधिक परिणाम प्राप्त हो। सरल शब्दों में कहें तो हमारे पास जो भी उपलब्ध मानवीय संसाधन हैं एवं भौतिक संसाधन हैं, जिसके सुव्यवस्थित प्रयोग से हम अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध का उद्देश्य होता है। हमारा प्रबंध के उद्देश्य में अगला बिंदु है दूसरा, नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। यहाँ नियोक्ता शब्द का तात्पर्य है किसी कार्य को या उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्मचारी को नियुक्त करता है, नौकरी देता है, नियोक्ता कहलाता है। इस प्रकार नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों समाज के अंग हैं, जिसके विकास से ही समाज का विकास हो सकता है। प्रत्येक संगठन या व्यवसाय का उद्देश्य भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर समाज का विकास करना ही होता है। हमारा अगला तीसरा बिंदु है श्रम एवं पूंजी में समन्वय बनाए रखना। श्रम अर्थात श्रमिकों के द्वारा काम किया जाना, मानव शक्ति को श्रम कहा गया है, और पूंजी अर्थात पैसा। कोई भी आप व्यवसाय कर लीजिए, उसमें आपको पूंजी की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता लगेगी ही, श्रमिकों की आवश्यकता लगेगी ही। और तीसरा शब्द यहाँ है समन्वय। समन्वय का अर्थात है तालमेल बनाना। तो किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए श्रम और पूंजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, कार्यों को करने के लिए श्रमिक और पूंजी अर्थात पैसा, धन की अति आवश्यकता होती है। श्रमिक व्यवसाय की शक्ति है तथा पूंजी व्यवसाय को संचालित करता है। छोटे बड़े खर्चे की पूर्ति पूंजी से ही की जाती है। अतः प्रबंध का एक उद्देश्य होता है कि वो श्रम और पूंजी दोनों के मध्य सदैव तालमेल बना के रखे, समन्वय बना के रखे। तो ये उस समन्वय बनाने का कार्य करता है। प्रभावी प्रबंध के उद्देश्यों में हमारा अगला चौथा बिंदु है लक्ष्य की प्राप्ति। किसी भी संगठन की स्थापना के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य नहीं किया जाता। अतः प्रबंध व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। सही प्रबंधन के द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
प्रबंध के उद्देश्यों में हमारे अगले दो बिंदु 5वां और 6वां बिंदु मानवीय विकास एवं सामाजिक विकास को एक साथ समझते हैं, क्योंकि मानव से ही समाज है और समाज में ही मानव है। तो एक प्रभावी प्रबंध समाज एवं मानव दोनों का विकास करता है। कर्मचारियों को अच्छा वेतन, कार्य करने के लिए उत्तम दशाएं, उत्तम स्थान व्यवस्था देना, उसके साथ ही अन्य सुविधाओं का विकास करना ही उद्देश्य है। इसी के साथ संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करके समाज के विभिन्न हितों को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा ये 5 से 6 बिंदु प्रबंध के उद्देश्य का ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रबंध के उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सरल से सरल शब्दों में आपको समझा पाऊँ। धन्यवाद।